नई चाह, बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। ओ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सबकी है ये आवाज, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने एक डिजीज को पूरा डिटेल में समझाया है प्रोटोकॉल सहित। आशा करता हूं आपकी प्रैक्टिस में ये वीडियो बहुत काम आएगी। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 15 दिसंबर 2024 से डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे नए चिकित्सक साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 15 दिसंबर 2024 तक ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या डॉक्टर प्रकाश जैन जी को आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर बात करें कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा सेकंड सेम में क्या स्टडी कराई जाती है, तो बेसिक में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरा बेसिक जो नॉलेज होता है वो सिखाया जाता है, जिसमें आपका प्लांट स्टडी होगी, मेडिसिन स्टडी होगी। लेकिन सेकंड सेम में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा फिजियोलॉजी एनाटोमी को पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन एक डिजीज पढ़ाई जाती है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी एनाटोमी समझा के प्रोटोकॉल सहित प्रतिदिन एक नई डिजीज पढ़ाई जाती है। तो जो भी हमारे साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके सेकंड सेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जो वीडियो पे आपके नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो। आज हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल है दोस्तों किलॉइड का। जब हम किलॉइड की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं किलॉइड ठीक नहीं होता, लेकिन हमारे ग्रुप में कई ऐसे प्रूवर हैं जिन्होंने कह दिया नहीं, किलॉइड क्यूर होता है विद इन 1.5 मंथ। इससे ज्यादा समय नहीं लगता हमारे ग्रुप में। ठीक है, क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच किया है। ठीक है, हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर किया है और मेडिसिन को देकर पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट को दूर किया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, जब स्किन, अब चूंकि ये स्किन से रिलेटेड डिसीज है, स्किन जब इंजूर्ड हो जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार से भारी प्रेशर अगर स्किन के ऊपर पड़ता है, जब फाइब्रस टिश्यू वहां पर डेवलप होना चाहते हैं तो इन्फ्लेमेशन में पड़ेंगे। फाइब्रस टिश्यू कैसे डेवलप होते हैं आज पढ़ना है हमको दोस्तों। तो जब यहाँ पर किसी कारणवश फाइब्रस टिश्यू का निर्माण होता है, जिसे हम स्कार टिश्यू कहते हैं दोस्तों, स्कार टिश्यू का जब डेवलपमेंट होता है, जो वाउंड के ऊपर दोस्तों बनता है। ठीक है, वाउंड के ऊपर ही बनेगा ताकि दोस्तों वाउंड का रिपेयर हो सके, इंजुरी का वहां पर प्रोटेक्शन हो सके। कुछ केसेस में स्कार टिश्यू दोस्तों वहां पर एक्सेसिवली ग्रो करता है, बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है, और वहां पर स्मूथ हार्ड ग्रोथ का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं किलॉइड्स। ठीक है, किलॉइड्स ओरिजिनल वाउंड की तुलना में बहुत ज्यादा लार्जर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये ज्यादातर आपको चेस्ट में नजर आएगा, ज्यादातर आपको शोल्डर में नजर आएगा,
ज्यादातर आपको दोस्तों, स्पेशली अगर आप देखोगे स्कार टिश्यू जब आपको हर जगह नजर आ रहा है, तो ज्यादातर अगर आपको क्लिनिकली आप टेबल प्रैक्टिस की बात करते हो, चेस्ट में आप देखो छोटे छोटे गठान का इलाजमेंट होकर बम्प बन जाता है, लंप बन जाता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। शोल्डर में देख लो आप बन जाएगा, ईयर लोब्स कान में देख लो बन जाएगा, ठीक है, चीक्स में देखो, गाल के लेवल पर देखो बन जाएगा। यदि भी किलॉइड्स बॉडी के किसी भी पार्ट को प्रभावित कर सकता है, ये भी आप मेडिकल प्रैक्टिस में जाने तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किलॉइड्स हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ये केवल कॉस्मेटिक इफेक्ट रखता है, इसलिए कॉस्मेटिक कंसर्न यहाँ पर क्रिएट करता है, वो बुरा लगता है, आपको लगता है अरे यार ये क्या चीज है, साला बेकार लग रहा है, ठीक है, यही कंडीशन है किलॉइड्स की, बाकी इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी के लेवल पर देखने को नहीं मिलता है, याद रखिएगा दोस्तों। यही कारण है जब टेबल प्रैक्टिस में कोई पेशेंट आता है और किलॉइड्स के लेवल पर आता है, हमें वहां पर कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, चला जा हम देते हैं मेडिसिन, ठीक है। आपको पहले तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल चेंज होता है, S3C3 या S5C5, ओल्ड हो तो S3C3, न्यू हो तो S5C5, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत से प्रकार की स्किन इंजुरी किलॉइड स्कोरिंग को वहां पर कंटिन्यू करती है, यानी किलॉइड, जब आप किलॉइड स्कोरिंग देखेंगे तो बहुत सारी इंजुरी के लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर देखने को मिलता है दोस्तों, तो आपको वहां पर सावधान रहना है, वहां पर अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है दोस्तों। जब भी कभी एक्ने होता है, ठीक है, एक्ने का स्कार जो होता है ना किलॉइड्स के रूप में रह जाते हैं, याद रखिएगा, एक्ने के स्कार किलॉइड्स के रूप में हो जाते हैं, तो सोचिए ये आपको सीधा बता रहा है कि अगर सुपरफिशियल एक्ने होता है तो आप S5C5 का उपयोग करते हो, यही प्रूव हो जाता है, लेकिन अगर डीप में होता है, क्रॉनिक एक्ने के लेवल पर आता है, तब इंटरनल, ये एक्सटर्नल जरूर करिए, लेकिन इंटरनल आपको वहां पर दोस्तों S3C3 का प्रोटोकॉल A3 के साथ में देना ही पड़ेगा। यही कारण है जब बर्न्स होता है, जब जल जाता है कोई, और जलने के बाद देखो कितनी स्कारिंग होती है, बिल्कुल ऐसी स्किन खींची हुई रहती है, वो होता है आपका किलॉइड्स। उस किलॉइड्स को भी आप इसी S3C3 के प्रोटोकॉल के साथ में ठीक कर सकते हो दोस्तों। जब आप चिकन पॉक्स के स्कार की बात करोगे, वो भी किलॉइड्स होता है, ठीक है, चिकन पॉक्स का भी स्कार किलॉइड्स के रूप में हमारे सामने आता है और वो इंडिकेट करता है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप ईयर पियर्सिंग में जाते हो, मान लो आपने कान को छिदवा लिया और कान को छिदवाया, तो उस कैरेक्टर में भी आपको नजर आएगा कि आपको किलॉइड्स डेवलप हो जाएगा, और यही किलॉइड्स की इंडिकेशन आपको टेबल प्रैक्टिस में वहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों। ये सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस होती है जो हम लोगों को यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में दिखाती है कि हमारा डायग्नोसिस क्या, हम मॉडर्न साइंस की बात को अलग रख दें, हम एज की बात करें दोस्तों, स्क्रैचेस आती, आप जब स्क्रैच कर देते हो और स्क्रैच करने के बाद देखते हो कुछ समय के बाद एकदम हार्ड टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो है किलॉइड्स, ठीक है। सर्जिकल इंसिजन साइट जहां पर सर्जरी की जाती है, और सर्जरी करने के बाद में वहां देखो एकदम कड़क, एकदम हार्ड किलॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन साइट्स जहां पर वैक्सीनेशन किया जाता है, आप देखो वहां पर जो है एकदम टिपिकल हार्ड लंप डेवलप होता है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि हाँ साहब ये किलॉइड्स डेवलप हो चुका है, ठीक है। आपको केवल इतना याद रखना है, किलॉइड्स इज ए लंपी कैरेक्टर ड्यू टू स्किन इरिटेशन, बस इतना याद रख लेना, वो किलॉइड्स है, और किलॉइड्स को मेन और वुमन, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक है, दोनों इक्वली किलॉइड स्कार से इफेक्टेड होते हैं दोस्तों। यही कारण है पीपल जिसकी डार्कली पिगमेंटेड स्किन होती है, जो व्यक्ति सांवले होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, उन लोगों में दोस्तों डार्क कलर की पिगमेंटेड स्किन पाई जाती है, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन में, ठीक है। किलॉइड्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं इन लोगों में, बहुत ज्यादा किलॉइड्स देखा जाता है। अन्य रिस्क फैक्टर जो किलॉइड फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं दोस्तों, बहुत सारे होते हैं। एशियन कंट्रीज के लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा, अगर अफ्रीकन अमेरिकन को छोड़ दिया जाए दोस्तों, जितनी लैटिनी वंश के लोग होते हैं उनमें किलॉइड्स प्रॉम्प्टली पाया जाता है। गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। 30 ईयर से ऊपर के यंगर लोगों में आजकल बहुत कॉमन रूप से दोस्तों किलॉइड्स देखा जा रहा है। यदि आप रिस्क फैक्टर की बात करते हो जिनमें किलॉइड डेवलप होता है दोस्तों, तो पेशेंट को आपको याद रखना, अगर उसने पियर्सिंग कराया हो, अननेसेसरी सर्जरीज कराई हो, टटूज बॉडी के लेवल पर टटूज बनवाए हो, उन लोगों में बहुत ज्यादा किलॉइड्स देखने को मिलता है दोस्तों। किलॉइड्स सोरियोसिस का साथ बहुत पुराना है दोस्तों, याद रखिएगा, किलॉइड्स और सोरियोसिस का एक साथ होना बहुत ही रेयर होता है, याद रखना, साथ पुराना है लेकिन याद रखना बहुत रेयर होता है, लेकिन एक बार जब हो जाएगा साथ में तो आप मान करिएगा दोस्तों बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, उसका सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए सोरोसिस एक अलग कैरेक्टर है, किलॉइड्स एक अलग कैरेक्टर है। कई लोगों ने पिछली बार भी कॉम्प्लिकेशन पूछा था कि सर ऐसा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो दोस्तों पहली बात तो दोनों साथ में नहीं होगा, बहुत रेयर, हजारों लाखों में एक होगा, लेकिन जिसको हो जाएगा उसको फिर कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये एक तरह से अपवाद होता है, दोनों अपोजिट कैरेक्टर में डेवलप होते हैं। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, जब भी किलॉइड्स के सिम्टम डेवलप होते हैं, किलॉइड स्कार टिश्यू की ओवर ग्रोथ से उत्पन्न होता है। जो भी स्कार टिश्यू, अब आप इन्फ्लामेशन पढ़ रहे हो भी, ठीक है, इन्फ्लामेशन में मैं आपको बताऊंगा कि स्कार टिश्यू कैसे बनता है, ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा मुझे कैसे हील करना है किलॉइड्स को, ठीक है, इसलिए मैंने चैप्टर रखा है किलॉइड्स का स्कार टिश्यू के रूप में, वहां पर जब डेवलपमेंट होता है उसका परिवर्तित रूप ही किलॉइड्स होता है, यानी प्रीवियस स्किन इंजरी होने के साइड में आपको टिपिकल सिम्टम वहां पर डेवलप होते नजर आते हैं दोस्तों। तो जो किलॉइड्स के सिम्टम होंगे क्या है भाई, कैसे हम जानेंगे? एक लोकलाइज एरिया है जो कि रेड हो गया, पिंक हो गया, फ्लैश कलर का हो गया, आपको अलग ही दिख रहा है कि ये उभरा हुआ लंप या बम्प का आकार डेवलप हो रहा है। स्किन का एक लंपी या रिज्ड एरिया जो कि यूजुअली रेज्ड होता है, यानी आपकी ये स्किन है,
इस स्किन के ऊपर इस प्रकार से ये एरिया डेवलप हो गया, ठीक है। ये लंपी रिज्ड एरिया जो यहाँ स्किन से इस प्रकार से वहां पर दोस्तों डेवलप होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। स्किन का एक इची पेच हो जाना, वो एरिया जो डेवलप हो रहा है बहुत ज्यादा ईचिंग करता है, ठीक है। ईचिंग हो जाना, और जितना ईचिंग करोगे उतना हार्ड लंप या बम्प या उभरा हुआ रिज डेवलप होता चला जाएगा। यानी एक एरिया जो लगातार लार्जर ग्रो करता है, जिसके साथ उस समय स्कार टिश्यू भी पाया जाएगा, ठीक है। आपने स्क्रैच करा खूब तो वो डेड टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, अब डेड टिश्यू में हो गया तो इन्फ्लामेशन हो गया, अब इन्फ्लामेशन वन नेक्रोसिस, रिपेयर, ग्रोथ और फाइब्रोसिस के रूप में कन्वर्ट होगा और वहां पर स्कार टिश्यू का निर्माण करेगा। दोस्तों यही कारण है, आपको केवल याद रखना है दोस्तों, जब आप किसी भी लेवल पर जाते हो, किलॉइड्स स्कार ओरिजिनल वाउंड की तुलना में बहुत ज्यादा लार्जर होगा। वाउंड छोटा सा है लेकिन किलॉइड्स फेल कर उसके ऊपर सप्रेस कर जाएगा, और सप्रेस करने के कारण अपना स्ट्रक्चर लगभग 1.5 गुना ज्यादा उसके ऊपर क्रिएट करता है। इसीलिए दोस्तों इसमें वीक्स या मंथ्स लग जाते हैं डेवलप होने में। और अगर उसी समय जब आप इस प्रकार का ट्रीटमेंट करा रहे हो कि भाई यहाँ पर इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है स्कार का, उसी फुली डेवलपमेंट स्टेज में जब किलॉइड स्कार वहां पर इची हो सकते हैं, उसी समय अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप न केवल स्कार की ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं, इवन उसको तुरंत क्योर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये सामान्यतः हार्मफुल नहीं होते हैं, इसलिए कई पेशेंट्स डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जब बहुत ज्यादा रोग बढ़ जाता है, जब बहुत ज्यादा वो अनइजीनेस फील करता है, तब डॉक्टर के पास दौड़ता है दोस्तों। यानी हमारी हेल्थ के लिए पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील या महसूस होना ये कॉमन होता है, और यही एक्सपीरियंसेस हमको टेबल प्रैक्टिस में मिलते हैं दोस्तों। जितनी भी टेंडरनेस होगा, इरिटेटिंग क्लॉथिंग, यानी आप जब कोई कपड़े पहनोगे उसमें रगड़ करेगा तो इरिटेट करेगा दोस्तों, या अन्य प्रकार के फ्रिक्शन के पॉसिबिलिटी होती है, यानी रगड़ लगना होता है दोस्तों। बहुत रेयर स्टेज में पूरी बॉडी की लार्ज एरिया पर किलॉइड स्कारिंग एक्सपीरियंसेस हो सकती है। छोटे छोटे एरियाज होते हैं बॉडी में जहां पर ये इफेक्ट होता है, बहुत रेयर केसेस में, हजारों लाखों में एक आध मिलता है जिसमें पूरी बॉडी पर आपको एक्सपीरियंसेस होगा दोस्तों। ऐसा तब होता है जब हार्ड एंड टाइट स्कार टिश्यू डेवलप होता है, जो बॉडी का मूवमेंट जो होता है रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसीलिए जब हार्ड होगा, इसी कारण से बॉडी के डिफरेंट एरिया को अफेक्टेड करेगा और उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होकर पूरी बॉडी में दोस्तों उसका अफेक्शन डेवलप होगा। तब वहां पर आपको किलॉइड्स की जो कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है। किलॉइड्स प्राय कॉस्मेटिक कंसर्न के साथ होता है दोस्तों, बजाय हेल्थ के। हेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। इसलिए पेशेंट को ही बुरा लगता है कि जब यदि किलॉइड बहुत लार्जर हो गया, या ये कहें हाईली विजिबल लोकेशन के हो, जैसे कि वहां पर ईयर लोब, फेस पर, तो और ज्यादा बुरा लगता है दोस्तों। सन एक्सपोजर या टेनिंग के कारण इसका टिश्यू का जो डिसकलर होता है दोस्तों, वो वहां पर डेवलप होता है, जिसके कारण जो सराउंडिंग स्किन है उसकी तुलना में आपकी स्किन जो होती है स्लाइटली डार्कर, यानी और ज्यादा डार्क हो जाती है। जब ये होती है दोस्तों तो किलॉइड वहां क्लियरली इंडिकेट होता है कि किलॉइड जैसे कंडीशन है, कुछ स्कार टिश्यू वहां पर लंप के रूप में बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए स्कार को कवर करके रखना पड़ता है बार बार। जब पेशेंट धूप में जाता है, जब डिसकलरेशन से उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है तो वो बचता है, अन्यथा डिसकलरेशन वहां पर और ज्यादा होता चला जाएगा, डार्क से डार्कर होता चला जाएगा, जो उसकी स्किन में मैच नहीं करता। दोस्तों डायग्नोसिस करना बहुत इजी है, हमें उसका कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। जब आप डायग्नोसिस करते हो तो लोकेशन और स्कार के अपीयरेंस पर आप डायग्नोसिस को बेस करते हो। ये टिश्यू पर कैसी प्रोग्नोसिस करेगा, ये आपके अनुभव पर डिपेंड करता है। आप कैसे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हो, कौन सी मेडिसिन का प्रोटोकॉल आप दे रहे हो। आप देखो पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करके, मेडिकल और पर्सनल हिस्ट्री देखकर दोस्तों आप अन्य डिसीज या कोई भी कंडीशन से इन कोऑर्डिनेशन करके डिफरेंशिएट कर सकते हो और अपने रूल आउट कर सकते हो ट्रीटमेंट को। इसलिए मैंने आपको क्लियर बताया S3C3L1BG, ठीक है। अगर सिंगल प्रोटोकॉल देना है, बी हटा दो, S3C3L1G दे दो। लेकिन बी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले उसके साइज जो होती है उसको बढ़ने से रोक दो। आप जी भी ले लेते हो, D6 में भी ले सकते हो, थर्ड डायल्यूशन में भी ले सकते हो, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट है दोस्तों। साथ में आपको जनरल टॉनिक में S5G जरूर देना है दोस्तों, ठीक है। S5G का 2 मकसद होता है, जिसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। S5G 2 तरह से काम करेगा। पहला काम करेगा दोस्तों वहां पर जितना डिस्कलरेशन होता है उसको रोकेगा। दूसरा काम करता है अंदर से जो हीलिंग होती है फास्ट करके उसको वहां से वही का वही बाहर निकाल देता है, वही का वही रिड्यूस कर देता है। जो स्किन होती है उसको लूज करता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और सुपरफिशियल लेयर को, जो एपिथेलियल की ग्रोथ होती है, उस लेयर को मेंटेन करता है, जिसके कारण जब स्किन पढ़ेंगे आप देखेंगे इसकी कई लेयर्स होती है और उन लेयर्स के फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये काम करता है। हम कहते हैं सुपरफिशियल में S5C5, डीप में S3C3। यहाँ पर जो प्रॉब्लम शुरू होती है डीप से शुरू होती है, इसलिए हम यहाँ S3C3 का उपयोग करते हैं। मेन प्रोटोकॉल हमारा ये होना चाहिए, लेकिन सुपरफिशियल डिस्कलरेशन को रोकना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जनरल टॉनिक को आप D5 या D6 से बनाएं, उसमें आप साथ में दोस्तों स्पेशली आप S5G का इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक होगा ऑर्गेनो बूस्टर C3 या C5, ठीक है। ये ऑर्गेनो बूस्टर C3 या C5 जो स्ट्रक्चरल की एब्नॉर्मलिटीज के ऊपर बना है, जहां पर C3 काम करता है, जहां पर C5 काम करता है, सारे कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन यदि ये प्रोटोकॉल को सपोर्ट करना है तो C3 दे सकते हो। अगर आपको लग रहा नहीं ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो C5 दे सकते हो, ठीक है। इसको D7 में चला दो, आपका पेशेंट ठीक हो गया। A2S5C3G का D4 एक्सटर्नल अप्लाई करा दो, ठीक है। A2S5C3G का D4 में एक्सटर्नल अप्लाई करा दो, आपका पेशेंट रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने बढ़ने रोकना है और दोबारा ना हो, C3 का 1000 3 डोज दे दीजिएगा, ओनली 3 डोज।
आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पेशेंट लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर दोस्तों, अगर ज्यादा है, हार्ड है तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर हार्ड नहीं है तो जहां तक मैं उम्मीद समझता हूं, हमारे ग्रुप में काफी ऐसे धुरंधर्स हैं जिन्होंने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंतर्गत दोस्तों वहां पर कंप्लीटली क्यूर के प्रोसेस को जनरेट किया है। काफी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर रिकवरी की स्टेट प्रोड्यूस किया दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये वो प्रोसेस होती है जो टेबल प्रैक्टिस में डेली हम लोगों को किलॉइड्स के रूप में महीने में 1-2 केस तो मुझे मिल ही जाता है दोस्तों, इसलिए परफेक्शन मेरा है आपका। अब जब भी आप इस प्रोटोकॉल को उपयोग करोगे, आपको यहाँ पर दोस्तों टिपिकल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा पहला डेमो किलॉइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोगों ने दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट्स किया था। कल हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन की पूरी प्रोसेस को समझ लिया था कि हमारी बॉडी में अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो हमें कैसे प्रोटोकॉल करना है। अब पहली बात, अभी तक हमने यहाँ पर केवल स्ट्रक्चरल पोटेंसीज को डायग्नोस किया था। आज हम यहाँ पर बात करते हैं फंक्शंस की। अगर कहीं पर भी किसी ऑर्गन का डैमेज होना होता है तो ऑर्गन के प्रोटोकॉल डिपेंड करते हैं आपकी फंक्शनल मेडिसिन के ऊपर। आप वहां पर ऑर्गन्स का डिफॉल्ट तो आपने तय कर लिया मुझे क्या देना है, लेकिन अगर फंक्शनल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप कैसे देंगे। मान लो थ्रोट की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, बहुत इजी है, वेटी जी ने तो सारे हथियार आपके सामने दे रखे हैं, बस आपको यूज करते नहीं आ रहे। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे थ्रोट में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आप देख रहे हो थ्रोट का एग्जामिन कर रहे हो, पेन हो रहा, रेडनेस हो रहा, स्वेलिंग हो रहा, ओडिमा हो रहा, सारी कंडीशन हो रही, क्या करोगे। थ्रोट पे कौन सी मेडिसिन काम करती है? S2 काम करती है, C2 काम करती है, C13 काम करती है। ये वो मेडिसिन है जो डायरेक्टली लिंक करती है दोस्तों आपके इसोफेगस से लगाकर पूरे थ्रोट के एरिया में। अब आप यहाँ पर कैरेक्टर देखिए कि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस के कारण हो रहा है, या फिर आप गरम गरम चीजें ज्यादा खाते हो उसके कारण हो रहा है, या पान बीड़ी गुटखा तंबाकू का एसिड ज्यादा ले रहे हो उसके कारण हो रहा। अगर कारण पे जाओगे तो अगर इसोफेगस रिलेटेड है तो S2C2 मेन प्रोटोकॉल, अगर पूरा थ्रोट इन्वॉल्वमेंट है तो C13 सबसे बड़ा प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं S5C5 तब देना जब आपको लगता है कि यहाँ के फंक्शनल, भाई यहाँ कोई सीलिया तो होते नहीं इसोफेगस में, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे यहाँ पर कोई सीलिया तो होते नहीं, ये तो ट्यूब न्यूमा स्ट्रक्चर होता है, और ट्यूब न्यूमा स्ट्रक्चर होने के कारण कोई भी चीज का जो यहाँ पर क्या होता है, केवल फूड को यहाँ से स्टमक में डालने का काम होता है। ठीक है, आप जब गरम गरम चाय पीते हो, ठीक है, कई बार मुंह जल जाता है तो आप बाहर निकालने के बाद क्या करते हो, बाहर नहीं निकालते और अंदर घुट जाते हो। ठीक है, अंदर घुट जाओगे तो आप सोचो आप कितना ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। ठीक है, आप पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर रहे हो, ये कारण होता है इन्फ्लामेशन डेवलप होने का। तो जब कारण पे जाओगे, अगर केवल इसोफेगस कारण है तो S2C2, अगर वहां फंक्शनल प्रॉब्लम नजर आ रहा तो S2C5 या S2S5 दोनों एक अल्टरनेट करके प्रोटोकॉल्स में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन ये होता है। लेकिन थ्रोट की बात आ रही, अगर थ्रोट का इन्वॉल्वमेंट है तो प्रोटोकॉल ऐसा बनेगा S2C13। ठीक है, यानी फंक्शनल रेमेडी S2, कैंसरस की रेमेडी यानी यहाँ पर जो सपोर्ट करना है C13। ठीक है, S2C13 यहां पर वर्वन A3, अगर यहां पर बर्निंग हो रहा है, जलन हो रही है, हील कराना है तो यहां पर BG आपको देना पड़ेगा, या BW देना पड़ेगा, या GW देना पड़ेगा। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो डायरेक्टली नेगेटिव में जाकर दोस्तों आपके इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को, आप सेकंड से शुरू करिए और उसके बाद अगर बेनिफिट लगता है और आपको लग रहा कम है तो सीधा थर्ड कर दीजिए। आपको लगता है नहीं सेकंड से जबरदस्त बेनिफिट मिला, एक बार और दे दीजिए, 60 से 70% रिजल्ट हुआ, फिर फर्स्ट डायल्यूशन कर दीजिए, आपका पेशेंट रिकवर। ये हर टेक्निक में हर जगह देखना पड़ेगा। ठीक है, आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप डायल्यूशन चेंज करो, या फिर पहली बार 10 ड्रॉप दिया है, सेकंड डायल्यूशन से अच्छा फायदा हुआ, अगली बार 15 कर दो, उसके बाद में 20 कर दो। ठीक है, जिस दिन आपको लगे कि हाँ 20 ड्रॉप में दिया हमने, आपको पहले जैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप सीधा थर्ड डायल्यूशन कर दीजिए। ठीक है, ये टेक्निक होती है आपके टेबल प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के दोस्तों। तो उम्मीद है फंक्शनल समझ गए। दूसरी एक और प्रोटोकॉल का आपको मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप किसी भी लेवल पर चले जाओ, आपको स्टोमेटाइटिस हुआ, छाला हुआ, अब ITIS लग गया मतलब इन्फ्लामेशन हो चुका है। ठीक है, इन्फेक्शन हो चुका है उसमें। ठीक है, अब अगर आप वहां पर स्टोमेटाइटिस को ठीक करते हो तो हम तो केवल स्लास की ग्लोबल्स देकर ही ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, भाई पेट साफ नहीं होगा तो छाले होंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने यहां पर S2C15 RE B या Y जनरल टॉनिक में D5 में डालकर दे दिया, ये क्या करेगा, S2 ग्लैंडुलर मेडिसिन से सीक्रेशन बढ़ाएगा, C15 पूरे स्टमक को वॉश करेगा, नया बनाएगा, RE सीक्रेशन बढ़ाएगा। अगर हाइपो एसिडिटी का लेवल है तो RE का बहुत बड़ा रिजल्ट है, लेकिन हाइपर एसिडिटी हो तो YB का रिजल्ट है।
आप वाई भी ऐड कर दीजिए, देखिए कितनी जल्दी रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है, जब मेडिसिन का सिलेक्शन आता है तो आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या काम करेगी, उसका एफिनिटी किस मेडिसिन की तरफ है, वो आपको देखना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी या नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है। बॉडी में जिस ऑर्गन का अफेक्शन हुआ, उस ऑर्गन के अफेक्शन में कुछ पार्ट पॉजिटिव काम कर रहे हैं, कुछ पार्ट नेगेटिव काम कर रहे हैं। बस आपको ये गौर करना है कि कौन से पॉजिटिव कर रहे हैं, कौन से नेगेटिव कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स को उसी हिसाब से मेडिसिन को प्रोवाइड करना। मान लो जो नेगेटिव काम कर रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी काम करेगी उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है, और जो वहां पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी को नेगेटिव कर दो, ठीक है। आपका ये बैच अगर आपने बना दिया, आप देखिएगा रिजल्ट 15 घंटे के अंदर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। हमारे ग्रुप के जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, यही रिजल्ट ले रहे हैं, इसलिए उनके रिजल्ट 10 गुना तेज है दोस्तों, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, हम साइकोलॉजी पे बात करते हैं कि कैसे पैथोलॉजी काम कर रहा है, और उसी पैथोलॉजी के लेवल पर हम लोग दोस्तों यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट तो आपने देख लिया, एक्यूट में इसी प्रकार से आपको एक्यूट इन्फ्लामेशन का है दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली मेडिसिन सिलेक्ट करना है। लेकिन जब वो धीरे धीरे करके इस डॉक्टर से कराया, आधा कराया, ठीक हो गया, छोड़ दिया, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, कई बार 50% तक रिजल्ट मिला, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर नहीं मिला, वापस आ गया, फिर भूल गया, नहीं कराया, धीरे धीरे एक्यूट स्टेट क्रॉनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महारत है दोस्तों। हिंदुस्तान में जितने भी पेशेंट हैं कभी ईमानदारी नहीं करते, सदा झूठ बोलते हैं। कभी भी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो पुराने डॉक्टर का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेकर नहीं जाएंगे, पहली बात। कई बार लेकर जाते हैं, बहुत सारी चीज मिस कर जाते हैं। तीसरी बात, कुछ भी हुआ होगा पास्ट में, वो कभी नहीं बताते डॉक्टर को कि मुझे ये हुआ था, ये हुआ था, क्योंकि हमारे साइंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने वाला, इसका हम लोगों को ज्ञान हो जाए, ठीक है। इसका सबसे बड़ा तोड़ निकाला हमने पल्स डायग्नोसिस, ठीक है। एक हमारे संस्था है, उन्होंने पल्स डायग्नोसिस को हमारी इलेक्ट्रोपैथ में मर्ज किया है, बड़ी खुशी की बात है, नया साइंस है, हमने भी अडॉप्ट किया। पल्स डायग्नोसिस को जब इन्वॉल्व किया जाता है, आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो कि इसका ये पार्ट डैमेज है, इसका ये पार्ट जा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा पल्स डायग्नोसिस को जहां से भी सीखने को मिले आप सीखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो आपकी टेबल प्रैक्टिस को 4 गुना बढ़ाती है दोस्तों। जब यहां पर आप स्पेशली बात करते हो कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में आपको पता ही नहीं चलता, डिसीज डीप सीटेड होती है, यानी एक बार डेवलप हुई, डेवलप होकर कहां पर चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे करके डीप सीटेड हो जाएगी, और डीप सीटेड होने के बाद में ऐसी जगह से उत्पन्न हो रही है, धीरे धीरे करके जनरलाइज्ड हो जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज। लोकल पार्ट से धीरे धीरे निकलकर वहां के केमिकल्स ट्रांसमिशन के कारण, आपको मैंने बताया था, सेल से सेल का कॉन्टेक्ट होता है गैप जंक्शन के माध्यम से, सेल जंक्शन के माध्यम से, और उसी के माध्यम से जगह जगह क्लास के सेल्स के टिश्यूज में, बोल कहते हैं ना पड़ोसी बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर बुरा होगा तो आपके घर में क्या हो रहा है, 4 कोनों में फैला देगा। वही कंडीशन यहाँ पर दोस्तों स्पेशली देखने को मिलती है। और जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन धीरे 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 करके क्रॉनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा जनरलाइज हो जाएगा, बॉडी के बहुत सारे पार्ट को डैमेज करेगा। अगर डैमेज करता है तो आपको क्या करना है, आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स का काम होगा या मैक्रोफेजेस का काम होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर खास तौर से याद रखना है कि यहाँ पर न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस दोनों का काम बहुत मास्टर के रूप में होगा दोस्तों। जब आप एचएससी में बीएम की ओपनिंग देखते हो, न्यूट्रल ओरिजिन देखते हो दोस्तों, तो याद रखिएगा न्यूट्रोफिल स्पेशली दोस्तों बोन मेरो में अडॉप्ट होता है, ठीक है, और बोन मेरो में बनता है लाइफ स्पान 6 to 8 डेज। जितना भी डब्ल्यूबीसी होती है मैक्सिमम 1 to 10 डेज, लेकिन कई डब्ल्यूबीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जर्म सेल्स होती है वो काफी लंबी जीती है, लेकिन एक एवरेज 1 to 10 डेज के आसपास डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल होती है दोस्तों। जब कभी भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, तो कई स्टेजेस में न्यूट्रोफिल ही आता है, लेकिन कभी कभी क्रॉनिक में भी, यानी जब क्रॉनिक केस होता है और वहां अचानक एक्यूट कंडीशन डेवलप होती है, तो भी वहां पर न्यूट्रोफिल बड़ा होता है। तो जब भी कभी किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स होता है, तो रैपिड और शॉर्ट इंटरवल में न्यूट्रोफिल्स वहां पहुंच जाते हैं और वहां फाइट करने का काम करते हैं, उस पर्टिकुलर डैमेज से, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी वहां अवेलेबल होता है उससे फाइट करते हैं। इसीलिए दोस्तों रैपिड और हाई लेवल में वहां पर आरओएस कंटिन्यू करता है, इसीलिए दोस्तों वहां पर नीड प्रेजेंट होता है। यही कारण है दोस्तों, लाइसोसोमल एंजाइम जो न्यूट्रोफिल्स का होता है, उसके ग्रेन्यूल्स में होता है, उस सेल्स में होता है, वो लाइसोसोमल एंजाइम्स वहां पर पर्टिकुलरली इन इन्फेक्शंस को डैमेज या डिजनरेट या डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है आप देखो ये सार बड़ा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि टिश्यूज का लगातार डिजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन होता रहा, इसी कारण से आपको ये सार बड़ा हुआ मिलता है। इसलिए याद रखना, हमें ऐसी मेडिकेशन करना है जो सेल्स और टिश्यू के डैमेज को रिकरेंटली वहां पर जो हो रहा है उसको रिकवर कर सके। इसीलिए दोस्तों जब आप मैक्रोफेजेस के लेवल पर जाओगे, ये भी बोन मेरो में बनता है, टिश्यू में रेजिस्टेंट, मतलब वहां से मोनोसाइट निकला, मोनोसाइट बना, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट बना, वो प्रॉपर्ली टिश्यू में आ गया तो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। योग सैक जो होता है ना, उसमें जो स्पेशल स्टेम सेल्स होती है वही मैक्रोफेजेस होती है दोस्तों, ठीक है। मंथ से ईयर्स तक जब ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है तो कई महीने से कई सालों तक जिंदा रहती है, ठीक है। इसलिए स्लोअर और प्रोलॉन्ग इनका कंडीशन होता है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करती है और लंबे समय तक राज करती है दोस्तों। स्लो और लो लेवल होने के कारण दोस्तों, जब यहाँ पर स्लो और लो लेवल होगा तो ये एब्सेंट हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए जब आप
इन्हीं दोनों के बेस पर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्ट्राइक करता है, तो आपको करना क्या है? ठीक है, आपको करना क्या है, मैंने इसलिए आपको कहा था D1 D2 D3 एक्यूट में काम करेगा, करेक्ट। D5 D6 D4 D5 D6 ये क्रॉनिक में काम करेगा। लेकिन जब डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, मान लिया आप D4 D5 D6 में सिलेक्ट करते हो, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज हो रही तो मैं क्लियरली बताया है D7। मैंने कल आपको एक सविता मैडम का प्रोटोकॉल डाला था, जिन्होंने एक एनस फिस्टुला का जो केस किया था, डॉक्टर्स ने जो ऑपरेशन करके छोड़ दिया था, डायबिटिक था, हील ही नहीं हो रहा था, 31 यूनिट मॉर्निंग में, 28 यूनिट इवनिंग में लग रहा था, उसके बावजूद गैंग्रीनल 4D7 और गैंग्रीनल D4 का स्प्रे ने उसको करेक्ट किया था दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कराना चाहते हो। इसी इन्फ्लामेशन को समझकर मेरे से बात किया था और मैंने उनको समझाया था, मैडम ज्यादा कुछ मत करो, ये दे दो आप, क्योंकि बहुत डेंजरस केस है, ठीक है। और जैसे दिया गया 25 दिनों बाद मुझे भी नहीं समझ में आया कि कैसे हील हुआ, ठीक है, इतना प्रॉपर हीलिंग हुआ। और यही कंडीशन अभी मैं बहुत जल्दी आपको एक बोन कैंसर का बहुत जल्दी फीडबैक दूंगा, 1 महीने के अंदर आप देखिएगा हीलिंग का इंपैक्ट कितना ब्रिलियंट आया है। और इतना खतरनाक केस है, मैं आज आपको उसकी फोटो डाल दूंगा। फोटो इसलिए डाल दूंगा, कल को आप ये ना बोलो कि पाटीदार सर ने क्रॉप किया उसको, ठीक है, मैं आज ही फोटो डाल दूंगा। और फोटो डालने के बाद में नेक्स्ट मंथ जब डॉक्टर लोकेन जैन सतना से हैं, वो जो भी इसका प्रोटोकॉल आपको फीडबैक के रूप में देंगे, उनके फादर हैं दोस्तों, और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब आप क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कॉजेस पे जाओगे तो आपको याद रखना है दोस्तों, परसिस्टेंट इन्फेक्शन, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, हेलमिन्स हो, ये सब परसिस्टेंट इन्फेक्शन होती है, लगातार बार बार होने वाली, लगातार वहां पर बैठी रहती है। इसीलिए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कॉजेस को ढूंढना बहुत जरूरी है। आप कॉजेस को ढूंढोगे ना, प्रोटोकॉल इलेक्ट्रोमेपैथ में वो दमदार है, कंप्लीट साइंस के रूप में अवेलेबल है, लेकिन हमें चलाना नहीं आता, ठीक है। मैं इसको मानता हूं, अभी भी मैं बहुत सीख रहा हूं, मैं आपको सिखा जरूर रहा हूं, पढ़ा जरूर रहा हूं, लेकिन आज भी मैं सीख रहा हूं, और इसी सीखने के स्टेज को मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। जब कभी भी परसिस्टेंट एंटीजन देखोगे आप, आपकी बॉडी में अगर सिलिका आ गया, आपकी बॉडी में टेल्कम पाउडर टेल्क आ गया, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट हो गए, ये क्या है? ये वो परसिस्टेंट एंटीजन है जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। क्या आपको अर्ली स्टेज में पता लग जाता है कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है? नहीं ना। अर्ली स्टेज में आपको पता लग जाएगा कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया? बिल्कुल नहीं। जब एडवांस स्टेज होती है तब आपके सामने आता है, अरे साहब आपको तो ये डेवलप है, ठीक है। आज के समय में आप देखो यंग लोग, अभी देखो हमारे राजू श्रीवास्तव जी चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि ज्यादातर समय वो ऑयली थिंग्स खाते थे, ठीक है, ज्यादातर उनका जो शेड्यूल था वो प्रॉपर नहीं था, ठीक है। उसके बावजूद वो एक्सरसाइज करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिसीज है या किसी भी प्रकार का आप हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हो और उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हो, देयर मे बी समथिंग गोइंग रॉन्ग, और इसी कारण से सफोकेशन हुआ, एस्फिक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई दोस्तों, ठीक है। यही कारण है, इसीलिए आपको याद रखना, कई कंडीशंस में आप देखते हो एलर्जी हो जाती है, ठीक है। आप बोलते हो साहब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, इसको हाइपर सेंसिटिविटी की डिसीजेस डेवलप हो रही है, अर्टिकारिया, ठीक है, एलर्जिक, अस्थमा, ये क्या है? ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन से। आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा, धीरे धीरे म्यूकस मेम्ब्रेन से सबसाइड होकर लंग्स में चला गया, ये क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है दोस्तों। मेरा मकसद आपको बताने का है कि कैसे हमको ट्रीटमेंट करना है इलेक्ट्रोमेपैथ में, इसलिए इतना बड़ा डीप स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। जब यहाँ पर आप ऑटो इम्यून रिएक्शन की बात करते हो, भाई पहले तो आपको कभी था नहीं ऑटो इम्यून रिएक्शन, अभी कैसे डेवलप हो गया, ठीक है ना, अभी आपको कैसे डेवलप हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी यहां पर जब आप किसी भी प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे, आपको सारी चीज 1 बाय 1 मैं सिलेक्टेड फ्रेमवर्क लेकर बताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता जल्दीबाजी करना, मैं आपको वो चीज देना चाहता हूं जो आप मैकेनिज्म के लेवल पर दोस्तों, वहां पर किसी भी प्रोसेस के लेवल पर आप वहां पर वर्क करो दोस्तों। जब आप वहां पर किसी भी प्रकार की टिश्यू को देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों। आप क्या देखने चाहते हो, आपको क्या देखने को मिले, आप देखिए, ये एक मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये कैन नॉट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया। आप सिंपल सा समझे, आप सिंपल सा समझे, ये आपका मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स है, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा, किसको? बैक्टीरिया को। क्या होगा दोस्तों, ठीक है, क्या कंडीशन डेवलप होगी? ठीक है, ये क्या बन गया? ये जो मैक्रोफेजेस है दोस्तों, इस प्रकार से
फेगोसाइटोसिस करने के लिए वहां पर इस बैक्टीरिया को अंदर इंगल्फ कर लेगा। ठीक है, एक एक मैक्रोफेजेस 100 से लगाकर 1000 तक के बैक्टीरिया को अंदर, हम बताएंगे आगे कैसे मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर शॉर्ट में समझिए आप, मैक्रोफेजेस को अंदर इंगल्फ कर रहा है। अब इंगल्फ करके जब कोशिश कर रहा है कि भाई आपकी बॉडी में वहां पर बहुत सारा क्लिनिकल फ्रेमवर्क बनाया जाए, फेगोसाइटोसिस बनाया जाए और उसी फेगोसाइटोसिस के माध्यम से पूरी प्रोसेस को जनरेट कराया जाए दोस्तों। तो क्लिनिकली वहां पर जब आप जानते हो कि वहां पर टी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट सबसे बेटर काम करती है। तो ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन आपको जनरली देखने को मिलेगी दोस्तों, और ये दोनों कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि ये ही वो कंडीशन होती है जो आपको बताएगी कि ये यहाँ पर ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, और यही वो प्रोसेस होती है कि आपको प्रोसेस जल्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्लासिकली एक्टिवेटेड M1 जो होता है दोस्तों, वो यहाँ पर जितने भी ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर होते हैं दोस्तों, वहां पर आपको याद रखना है, जितने भी कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा आगे पूरा डिटेल, यहाँ पर जितने भी क्लासिकल आपकी बॉडी में जो काम करती है, क्लासिकली एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट है। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? आपकी बॉडी में इसी MI फैक्टर के माध्यम से स्टिमुलेट होगा, जो कि यहाँ पर जो ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर होता है दोस्तों, उस ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर को वहां पर दोस्तों, जो ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर गामा होता है, इसके माध्यम से तुरंत स्टिमुलेट होता है और तुरंत स्टिमुलेट होकर दोस्तों वहां पर दो प्रोसेस जनरेट करेगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर अल्टरनेटली एक्टिव, ये तो क्लासिकली एक्ट करता है हमेशा, लेकिन ये पावरफुल होता है M2, ये अल्टरनेटली एक्ट करता है। जब इससे काम नहीं समझता तब ये अल्टरनेटली वहां पर सीक्रेट होता है और अल्टरनेटली वहां पर काम करता है। ये अल्टरनेटली टी लिम्फोसाइट दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं M2, ये M2 इंटरल्यूकिन, हम पढ़ेंगे आगे, इंटरल्यूकिन फैक्टर जो होता है वो 4 नंबर और 13 नंबर, इसको द्वारा ये टी लिम्फोसाइट वहां पर एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है, और ये टी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेटेड होगा, ये दो फैक्टर, ये लगातार MI होगा, ये MI से जो आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है उसके माध्यम से ये टी लिम्फोसाइट जो होता है M2 के द्वारा इंटरल्यूकिन 4 और 13 के माध्यम से वहां एक्टिवेट होता है। अगर एक्टिवेटेड होता है तो क्या होता है दोस्तों, आपको समझना है। ठीक है, आपको क्या समझना है, जब एक्टिवेटेड हो गया तो कैसे काम करेगा, सिंपल सा समझना है दोस्तों, यही बेस है, और यही समझ गए आप किसी भी प्रकार के हीलिंग करा सकते हो दोस्तों। जब MI के लेवल पर जाओगे तो दो प्रोसेस होगी। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 और 2, 3 ये बताएगा इन्फ्लामेशन को। ठीक है, ये इंटरल्यूकिन 1 और 2, 3 MI के लेवल पर जब यहाँ पर सीक्रेट होगा, ये डायरेक्टली बताएगा इन्फ्लामेशन है, ये बॉडी के प्रोटेक्टिव प्रोसेस होती है। और इसी के कारण जब यहाँ पर ROS, अब ये ROS क्या होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम्स उनको एक्टिवेट कर देगा। अब जब उनको एक्टिवेट कर देगा तो माइक्रोबियल एक्शन और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। आपको करना क्या है, ठीक है, जब आपने ये स्टिमुलेशन देख लिया कि यहाँ पर जब कोई भी न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया वहां पर इंगल्फ कर लिया जाता है मैक्रोफेजेस के द्वारा, इंगल्फ होकर वहां पर ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस होकर इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है, और इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में माइक्रोबियल एक्शन, जो माइक्रोबियल है उनको माइक्रोबिसाइडल एक्शन होती है, यानी उस माइक्रोब्स को, ये जो माइक्रोब जिनको सेल के अंदर ले लिया गया उनको मारने की एक्शन होती है। सबसे पहले उनको विश्वास में लेकर अंदर तो लो। ठीक है, आपने क्या करा, विश्वास में लेकर अंदर ले लिया, माइक्रोबिसाइडल एक्शन किया और तुरंत फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के माध्यम से उसको आपने पूरा डैमेज कर दिया दोस्तों। ठीक है, पूरा खत्म कर दिया। और यही कारण है दोस्तों, ROS नाइट्रिक ऑक्साइड और लाइसोसोमल एंजाइम्स के माध्यम से माइक्रोबिसाइडल एक्शन और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करके ही आप वहां पर दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस को जनरेट कर सकते हो। इसलिए मैं अब आपसे पूछता हूं, कई लोगों ने, हमने गैंग्रेनल फूड जब बनाया था तब हमें यही कहा था आप तो वर्बन वेनवन दोनों यूज कर रहे हो, वाई, आप क्यों यूज कर रहे हो, दोनों मत यूज करो, आप एक यूज करो, आप F1 यूज करो। मैंने कहा था F1 का रूल क्या है, ठीक है, मैंने कहा था F1 का रूल क्या है बता दीजिए आप, कोई ने बताया नहीं F1 का रूल क्या होता है, लेकिन वर्बन वेनवन का रूल बता दिया। तो मैंने कहा फिर आप ही बता रहे हो वर्बन वेनवन कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में आप जानते हो वेनवन कितना अच्छा काम करती है, ठीक है, तो वर्बन तो ऑफकोर्स ऐसा कहा जाता है कि ये बैक्टीरियासाइडल है, लेकिन ये प्रॉपरली जो बैक्टीरिया वायरस डेवलप हो रहे हैं, जो भी डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, तो उस स्थान को ही प्यूरिफाई कर देती है। डेवलपमेंट मारना करना वो तो छोड़ दो, जिसके कारण वो जिंदा है, जिसके कारण डेवलप हो रहे हैं, उस कारण को ही हटा दो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर काम होता है, इसलिए ये माइक्रोबिसाइडल एक्शन करता है, फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है, इसी के कारण वहां पर हीलिंग होता है। लेकिन यही चीज M2 के लेवल पर आवा, ठीक है, ये कैसे कर रहा है दोस्तों, ये साइमल्टेनियसली होगी, पहले ये होगा उसके बाद ये होगा। अब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, M2 के लेवल पर जाओगे आपको ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बी, ठीक है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बी के साथ इंटरल्यूकिन 10, ये क्या होता है, क्या काम करता है दोस्तों, हम लोग अभी सेल्स में पूरा जब डिटेल पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये कितना डिटेल काम करता है, और एक MBBS को जितना मालूम है आपको मालूम रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो जब यहाँ पर TGB केवल सिलेक्ट होता है, ठीक है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, तो दोस्तों ये टिश्यू को रिपेयर कराएगा, फाइब्रोसिस कराएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना किलॉइड्स में, इसीलिए बताया था कि जब M2 का लेवल होगा, टिश्यू का रिपेयर होगा,
फाइब्रोसिस होगा तो यहाँ पर दोस्तों टिश्यू का रिपेयर और फाइब्रोसिस का काम करेगा। लेकिन टीजीबी और इंटरल्यूकिन 10 एंटी इन्फ्लामेशन होता है, यानी इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब कभी आप देखते हो पस पड़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, फैलने लग गया, घाव फैलने लग गया, उसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के लेवल पर आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो टीजीएफबी और इंटरल्यूकिन 10 ये एकमात्र फैक्टर्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेशन का काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों जब कभी भी आप किसी भी लेवल पर हील कराना चाहते हो, वाउंड हील कराना चाहते हो, किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन को करेक्ट करना चाहते हो, आपका प्रोटोकॉल क्या, आप कैसे करोगे, ठीक है, वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी कभी आप यहाँ पर CD4 सेल का नाम सुना है आपने, कैंसर में, सॉरी HIV में जो टेस्ट कराते हैं CD4 सेल, वो क्या होती है, वो क्या काम करती है, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट होगा दोस्तों। जब आप टाइप ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन वेयर इन्फ्लामेशन टिश्यू डिस्ट्रक्शन अलोंग विद अटेम्प्ट्स टू रिपेयर ओकर साइमल्टेनियसली। दोस्तों जिस टिश्यू में आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन मौजूद हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि टिश्यू का जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है वहां पर रिपेयर के जो कंडीशंस वहां पर साइमल्टेनियसली उसी के साथ में शुरू हो जाती है। यानी यहाँ इन्फ्लामेशन चल रहा है, उसी के साथ में रिपेयर की कंडीशन भी शुरू हो जाती है। जितनी जल्दी रिपेयर किया जाएगा उतनी जल्दी आपकी बॉडी का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। इसलिए साइमल्टेनियसली जब आप इस पूरी प्रोसेस को जनरेट करते हो, पूरी प्रोसेस वहां पर इन्फ्लामेशन की चल रही है, उसी के साथ में रिपेयर की कंडीशन भी चल रही है दोस्तों। इसीलिए कई बार यहाँ पर जब मार्फोलॉजी देखोगे, इन्फिल्ट्रेशन बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स, वहां पर जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स होती है वो इस टिश्यू के लेवल पर जहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर प्रवेश करना शुरू करती है। ठीक है, और जब वहां पर प्रवेश करना शुरू करेगी तो करेगी क्या, मैक्रोफेजेस, लिपोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, ये सबसे बड़ी मास्ट सेल्स होती है जो आपकी पूरी बॉडी में अपने लेवल को मेंटेन करती है। यदि आपको यहां पर पता है कि इंफ्लामेटरी प्रोसेस में A2 का सबसे बड़ा रोल है, क्यों, A2 क्या काम करता है आपको पता होना चाहिए। A2 मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल से डायरेक्टली लिंक है। ठीक है, डायरेक्टली लिंक है। अगर आपने A2 को दे दिया तो A2 ब्लड सर्कुलेशन में इनकी कैपेसिटी और क्वालिटी और क्वांटिटी सबको वहां पर गाइड करता है। जितनी बार आपने प्रमोट किया उतनी तेजी से फेगोसाइटोसिस की क्रिया को बढ़ाएगा, रिपेयर को बढ़ाएगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू को डेवलप करेगा। अगर ये हो गया, आप मान लो आपने हील करा दिया, कौन सी बड़ी बात है। अगर नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, आज हमें मालूम है, आपको मैं आगे जब सेल पढ़ाऊंगा एक एक पार्ट पे काम करने वाली मेडिसिन बता दूंगा, सिंगल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में डैमेज है, कनेक्टिव टिश्यू में डैमेज है, कौन सी मेडिसिन क्लियरली बताऊंगा। और जब वो बता दूंगा आपके पास सारे प्रोटोकॉल सेट हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप परफेक्टली वहां पर वर्क कर सकते हो दोस्तों। इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स हमारी टेबल प्रैक्टिस में बहुत काम आती है दोस्तों। जब आप रिपेयर को कराओगे तो रिपेयर मतलब क्या, फाइब्रोसिस प्लस एंजियोजेनेसिस। अब किसी भी जगह पर मान लो यहाँ पर ये टिश्यू है, ये टिश्यू का डैमेज हुआ, ठीक है, अब डैमेज हुआ, आप रिपेयर करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर आपको ये ब्लड वेसल्स है, ये वेसल्स है, ठीक है, आप करोगे क्या, आपको एंजियोजेनेसिस कराना पड़ेगा ना। यहाँ तो टिश्यू का डैमेज हो गया, अब पूरा टिश्यू डैमेज हो गया तो वहां जब तक कैपिलरी नहीं बनेगी, वेसल्स नहीं पहुंचेगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा, वहां पर कैसे इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन केवल वही होता है जब वेस्कुलर टिश्यू होता है। इसलिए सबसे पहला काम होता है यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज का डेवलपमेंट कराना, जिसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। ठीक है, करेक्ट। तो यही कारण है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर जो डैमेज हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, फाइबर बन गए, लेकिन वहां पर एंजियोजेनेसिस, फाइब्रोसिस प्लस एंजियोजेनेसिस को ही रिपेयर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी वहां पर पूरी लेयर बन गई, लेकिन लेयर में इंटरनली लॉस ऑफ फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस हो रहा, लेकिन उसके आगे के टिश्यू का थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए वहां पर कैपिलरीज का निर्माण होता है जो पर्टिकुलर उस टिश्यू में वहां पर हीलिंग कराता है और साथ में वहां पर ब्लड सप्लाई कराता है, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे और तुरंत डेवलपमेंट होता रहे दोस्तों। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है जो हमें देखना है। कभी कभी देखते हैं आप वहां पर ग्रेन्युलोमा बन जाता है। ठीक है, अब ग्रेन्युलोमा बन रहा है तो क्या होता है दोस्तों, जानते हो आप ग्रेन्युलोमा किसको कहते हैं? बहुत इजी है दोस्तों, जब आप समझ जाओगे तो आप खुद ही बोल दोगे अरे इसको ग्रेन्युलोमा बोलते हैं। जब आप ग्रेन्युलोमा को देखते हो दोस्तों, तो कभी भी आप सेल्स के लेवल पर जाओगे तो आपको कई प्रकार के सेल्स वहां पर देखने को मिलती है।
दोस्तों यहाँ पर जब ग्रेन्युलेशन टिश्यू डेवलप होता है तो आपको याद रखना है, जब ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू डेवलप होगा तो नॉर्मली ऐसी सेल होती है, लेकिन यहाँ पर जब डैमेज होना शुरू होता है तो पूरा अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां पर जो कलेक्शन होता है, जब किसी भी इन्फ्लामेशन पार्ट को टीएस काटा, उसको काट के जब आप माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हो तो ये स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोमा। जब आप टेबल प्रैक्टिस में ग्रेन्युलोमा को देखते हो तो आपको नजर आता है कि वहां पर जाइंट सेल, बड़ी बड़ी इस प्रकार की सेल्स डेवलप हो जाती है, मैक्रोफेजेस, जाइंट सेल्स, मैक्रोफेजेस हो जाती है वहां पर, और साथ में मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस एपिथेलाइट सेल्स भी वहां पर डेवलप हो जाती है, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सारी की सारी सेल्स वहां पर कलेक्ट कर लेती है और बैक्टीरिया वायरस को पूरा टिश्यूज को घेर लेती है दोस्तों। इसीलिए जब ट्यूबरक्लोसिस में जाते हो तो ये बहुत कॉमन नजर आता है दोस्तों, हारो-एस के साथ में हाइपोक्सिक इस्चीमिया लीड्स टू सेंट्रल नेक्रोसिस इन ग्रेन्युलोमा। जब इस प्रकार का टिश्यू में डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता सेंट्रल में, और जब सेंट्रल में ब्लड सर्कुलेशन जाएगा ही नहीं, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, क्लियरली इंडिकेट होता है दोस्तों कि जब भी कभी सेंट्रल नेक्रोसिस होगा दोस्तों, हाइपोक्सिया होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, इस्चीमिया डेवलप हो जाएगा, और इस्चीमिया डेवलप हो जाएगा तो दोस्तों वहां पर डेफिनेटली नेक्रोसिस होगा। तो ग्रेन्युलोमा में सेंटर में नेक्रोसिस हो जाता है। आपने एवीएन का नाम सुना है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है, सबसे टिपिकल उदाहरण है दोस्तों एवेस्कुलर नेक्रोसिस। जो फीवर का हेड होता है, जो आपकी थाई बोन होती है जिसको बोलते हैं फीवर, उसके हेड में किसी कारणवश जब ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है, इस्चीमिया हो जाता है, और उसी के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। वहां पर जो सेंट्रल पोर्शन होता है वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होती, और इसी कारण वहां पर ग्रेन्युलेशन टिश्यू डेवलप होकर डेड ऑफ टिश्यूज डेवलप होता है, और यही कारण है दोस्तों वहां पर ग्रेन्युलोमा डेवलप हो जाता है। कई बार ग्रॉस मॉर्फोलॉजी आप देखते हो दोस्तों तो वहां पर आपको ऐसा कैसिस नेक्रोसिस नजर आएगा, ठीक है। अब ये नेक्रोसिस क्या होता है ये भी मैं बताने वाला हूं दोस्तों। जब यहाँ पर आप इसी पार्ट में देख रहे हो कि वो पार्ट ड्राइव हो गया, और ड्राइव हो गया तो आप देखते हो एकदम व्हाइट चीजी अपीयरेंस हो जाता है। आप चीज देखा आपने, बटर देखा आपने, ठीक है, वैसा चीजी अपीयरेंस हो जाता है वहां पर, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट कलर का डेवलप हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको केवल याद रखना है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, कंडीशन क्या है, और इसी कंडीशन में सबसे बेस्ट काम करता है आपका ओल्ड हो तो S3C3 और न्यू हो तो S5C5। आप ग्रेग्निराल फूड के साथ चला दीजिए, दुनिया का कोई सा भी वाउंड हो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं ठीक हो तो मेरी हार है, आपकी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच पैदा किया है, मैंने 25 साल में जो मेहनत किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए जब आप इन्फेक्शन देखते हो, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन कहां कहां देखने को मिलता है, ठीक है, आपको सिंपल भाई आप टैली करो, आप हमें बताओ कि ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन कहां मिल रही है, नॉन इन्फेक्शन से कहां इन्फ्लामेशन हो रहा है। आप ट्यूबरक्लोसिस चले जाओ, लेप्रोसी चले जाओ, सिफिलिस चले जाओ, कहीं पर भी कार स्क्रैच डिसीज होते हैं जिसको स्टेलाइट ग्रेन्युलोमा कहते हैं, वहां पर चले जाओ, आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन देखने को मिलती है। और इन्फ्लामेशन में सबसे पहले जो डिसीज देखने को मिलेगी इन्फेक्शन की वो होगा ग्रेन्युलोमा, ठीक है। इसी प्रकार नॉन इन्फेक्शन आप सार्कोइडोसिस में चले जाओ, क्रोन्स डिसीज में चले जाओ, वेस्कुलाइटिस में चले जाओ, वेसल्स के लेवल पर आप देखो, जाइंट सेल आर्थराइटिस में चले जाओ, ठीक है, टाकासुसु आर्थराइटिस में चले जाओ, वेगनर्स ग्रेनुलोमेटस कंडीशन में चले जाओ। ये वो कंडीशन होती है दोस्तों जिनमें आपको डायरेक्टली ये कंडीशंस देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपको ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज करूं, आपको बताने का मकसद ये है अगर ये कंडीशन डेवलप होती तो आपको इन्फ्लामेशन का इफेक्ट अभी तो देखने को मिल रहा है। आप इन्फ्लामेशन का इफेक्ट देख रहे हो तो पेशेंट आएगा तो वो तो इफेक्ट लेकर आएगा ना, आपको पता ही नहीं है इन्फ्लामेशन है कि क्या है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं, जब आप इस इन्फ्लामेशन के इफेक्ट को देख लोगे तो आपका प्रोटोकॉल तय करना बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। वो कैसे, सिंपल सा बताता हूं दोस्तों। जब भी कभी प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है दोस्तों, यानी इन्नेट इम्यूनिटी आपकी बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी में डिफेक्ट हो जाए, यानी जो चीजें आपको वास्तव में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला हो, ठीक है, और उसके कारण इन्नेट इम्यूनिटी आपकी कम हो गई हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, वहां पर जब आप ल्यूकोसाइड एडेशन डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी जो आपको ल्यूकोसाइड, मैंने आपको इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में बताया ना, वो रोलिंग कर रहा था और रोलिंग करने के बाद वो चिपक रहा था एडिशन, और उसके बाद पेमेंट हो रहा था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कई सेल्स वहां पर एक दूसरे से चिपक कर कलेक्ट हो जाती है, इन्फ्लामेशन के वो पार्ट जो होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। अगर वहां पर ल्यूकोसाइड एडेशन डिफेक्ट हो जाए, यानी ल्यूकोसाइड बह आ रही है जा रही है, वह चिपक ही नहीं रही इन्फ्लामेशन के एरिया में, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको पता है दोस्तों, ठीक है। यही मेन कारण है दोस्तों जिसके कारण कई ऐसी प्रॉब्लम होती है जहां पर जेनेटिक डिफेक्ट बोलता है, बोले भाई इसकी जीन में डिफेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में कई बार आपको वहां पर नजर आएगा कि ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है। कई बार डिफेक्ट आपको नजर आएगा डब्ल्यूबीसी में, कई बार आपको डिफेक्ट नजर आएगा प्लेटलेट में, यानी डब्ल्यूबीसी में आया तो इन्फेक्शन होगी, प्लेटलेट्स में आया तो ब्लीडिंग होगा। इसीलिए दोस्तों कई डिफेक्टिव कीमोटैक्सिस भी हो सकता है, यानी जो केमिकल रिलीज होता है बैक्टीरिया से, मास्ट सेल से, वही डिफेक्ट हो, ठीक है, प्रॉपर नहीं जा रहा हूं, कॉम्प्लिकेशंस के रूप में डेवलप करता है। इसीलिए बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस कंडीशन को आपको देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी प्रोसेस दोस्तों स्पेशली आपकी इन्फ्लामेशन की कंडीशंस में आती है दोस्तों, ठीक है। और ये पूरा मैंने आपको इन्फ्लामेशन का प्रोटोकॉल कंप्लीट बता दिया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मान लो आपको कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप हुई, मान लो आपको कोई एब्सेस हुआ, अगर एब्सेस अगर ओल्ड है तो क्या, न्यू है तो क्या, कैसे करोगे आप दोस्तों? मैं आपको केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन बता रहा हूं, आप ठीक कर दोगे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। S3C3L1Y D फॉर एक्सटर्नल,
S5C5L1Y D4 एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जब ओल्ड है तो S3C3L1Y D4 में लगा दीजिए आप, ठीक है। जब न्यू है S5C5L1Y D4 एक्सटर्नल लगा दीजिए आप, ठीक है। कब? जब इन्फ्लामेशन हो। आप गारंटी से पेशेंट से बोल दीजिए वेट एंड वॉच, 1 मंथ मुझे दे दीजिए, 1 महीने बाद बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ अंटेनल ऑर्गेनो बूस्टर गैंग्रेनल फूड जो आपको सुटेबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन नजर आ रहा है आप ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड करेंगे रिजल्ट आपके हाथ में आएगा दोस्तों, और रिजल्ट बोलेगा, आपका रिजल्ट बोलेगा, आपको कुछ नहीं करना। जैसे रिजल्ट बोलेगा पेशेंट बोलेगा हाँ साहब ये तो बहुत बढ़िया कंडीशन है, आपने बहुत तेजी के साथ हम लोगों को इस कंडीशन में बता दिया कि हम लोग यहाँ पर इस कंडीशन को जनरेट कर पाए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपको मुझे समझाना है। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखिए, ठीक है। आपने समझ लिया कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है। अब बात आती है हम एज की मेडिसिन से इसको कैसे रिपेयर करें या रिजनरेट करें। क्या आप दोनों कंडीशन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप कोई भी एक कंडीशन में कर सकते हो, या तो रिपेयर करा सकते हो या रिजनरेट करा सकते हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसे देखा गया है कि हमारे ईच डॉक्टर्स का कहना है कि जितने भी केसेस को हमने ट्रीट किया है, ट्रीट करने के दौरान हमने देखा कि कई केसेस चलते फिरते हील हो गए विदाउट स्कारिंग। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बाय EH रेमेडी। EH रेमेडी इज कंटिन्यूइंग प्रोसेसेस टू क्लियर एवरी वाउंड्स। स्पेशल अगर आपको मैं कहूं, आपके पास कोई केस अगर आए कि भाई बोन फ्रैक्चर का केस आया, ठीक है, और बोन फ्रैक्चर में तो सबसे खतरनाक इन्फ्लामेशन हो रहा है। आपको मैं चैलेंज करता हूं C4 का 200 S11 के 200 के साथ में दे दीजिएगा। कई लोग आश्चर्य करेंगे भाई वाई S11 का काम तो वॉमिटिंग बंद करने का होता है, ठीक है। आप वॉमिटिंग को बंद कर रहे हो, ठीक है, वोमिटिंग बंद कर रहे हो। लेकिन आपने अगर S11 के कॉन्टेक्ट को मेडिसिन को पढ़ा हो तो याद रखिए S11 बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एपिथेलियम को बढ़ाता है, जितनी भी एपिथेलियम की बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, और C4 मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो सिम्पाइडम ऑफिसिनेली जो प्लांट है उसका कैरेक्टर होता है 200 डाइल्यूशन में एपिथेलियल की बाइंडिंग कैपेसिटी को डबल कर देता है। तो यही तो हम भी चाहते हैं, जो ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी लगातार बोन में होती रहती है, हमें उसको प्रमोट करना है। तो हमने क्या करा, C4 200 S11 200 को दे दिया, पेशेंट को दे दिया। अब देखो कितनी जल्दी हील होता है, पूरी बॉडी में तेजी के साथ बोन की हीलिंग हो जाएगी। और जो बोन फ्रैक्चर है डॉक्टर बोलता है 1 महीने 1.5 महीने में मेजर इंजरी है आपको, ठीक है, आप उसकी सर्जरी करा दो, जो करना करा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ में केवल C4 200 S11 200 दे दो, आप कुछ ही समय में देखोगे दोस्तों, कुछ ही समय में देखोगे पेशेंट बोल देगा कि यार क्या गजब का रिजल्ट मिला है। क्यों? क्योंकि पूरी हीलिंग हो चुकी है, वाउंड उसका पूरा भरा गया। डॉक्टर बोले यार मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने जल्दी वाउंड के साथ। हमारे ग्रुप में कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रूव किया है दोस्तों, हम लोग बोलते नहीं करके बताते हैं, ठीक है। इसीलिए ये चीजें आपको याद में रखना है। जब भी आप इंजुरी के रिस्पॉन्स के फलस्वरूप बॉडी में रिपेयर का अटेम्प्ट होता है, कोई भी बॉडी में इंजुरी हुई और इंजुरी के रिस्पॉन्स के फलस्वरूप बॉडी में आप जब देखोगे दोस्तों, तो वहां पर रिपेयर का अटेम्प्ट होगा, जो कि लिविंग टिश्यू का एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को नॉर्मल स्ट्रक्चर में किया जा सके, ये फंक्शन होता है। यानी ये केवल लिविंग टिश्यू के द्वारा ही होगा, जो टिश्यू डेड है उसके द्वारा नहीं होगा। जिस टिश्यू में वेसल्स का ब्लड सर्कुलेशन का वहां पर अभाव होगा वहां नहीं होगा। जहां पर वेसल्स होगी, जहां पर ब्लड सर्कुलेशन होगा, वहां पर इस प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अर्थात आप किसी भी इन्फ्लामेशन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाइए, ये पहला मकसद होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग गया, आपकी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस रिमूव होना शुरू हो जाएगी, आपके वहां पर हीलिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और यही कारण है दोस्तों, रिपेयर और रिजनरेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बहुत तेजी के साथ करता है, ठीक है। इसीलिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी कहीं पर टिश्यू का डैमेज हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, वहां पर तेजी के साथ ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना है, तेजी के साथ आपको वहां पर रिजनरेशन की प्रोसेस बढ़ाना है। तो याद रखिएगा, इसीलिए एब्सेस ऑफ P1 का बहुत बड़ा रोल है, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो P2 का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि P2 इज ए टिश्यू रेमेडी, आपने पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं P2 को एंटी कैंसरस रेमेडी कहता हूं, ठीक है। और इसीलिए हमारे सीनियरों ने कहा है कि P2 को जितना नेगेटिव डाला जाए, क्योंकि आज के समय में यह देखा जा रहा है कि जितना भी कैंसर का कैरेक्टर होता है, ट्यूबरकुलोसिस का बिगड़ा हुआ रूप होता है, और उसी के लेवल पर उसके रूप में जो रिजल्ट आता है वही कैरेक्टर यहाँ पे लगभग सेम मिलते जुलते हैं। इसीलिए जब P2 200 में ट्यूबरकुलोसिस का सबसे रामबाण प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पर जब आप P2 को नेगेटिव में दोगे तो P2 नेगेटिव में टिश्यू रेमेडी के रूप में काम करेगा, और जब उसको वेन 1 वर 1 इनके साथ ऐड कर दोगे तो कितना डीप में काम करेगा ये आपको पता होता है। इसीलिए दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंट फ्रेमवर्क तैयार करता है, और यही कारण है इसका रिजल्ट भी इन्फ्लामेशन में टॉप क्लास होता है। दोस्तों आपको केवल जानना है कि टिश्यू रिपेयर, आपको मैं 2 चीज केवल बता दूं, उसके बाद क्लोज करते हैं, फिर कल देखेंगे। केवल 2 चीज देखिए कि रीजनरेशन क्या है, रिपेयर क्या है। जब इन्फ्लामेशन हो रहा है, आपकी बॉडी उसको रीजनरेट कर रही है कि रिपेयर करे, आप क्या करा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर रीजनरेशन कराना है कोई दिक्कत नहीं, आप रिपेयर कराना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब रीजनरेशन कराते हो तो हीलिंग वहां पर कंडीशन होगी, जो वहां पर अनडैमेज स्पेशलाइज्ड सेल्स जो सराउंडिंग केयर रहती है दोस्तों, उसका प्रोलिफरेशन
बहुत तेजी से होना शुरू करता है और यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कराता है। ठीक है, जो टिश्यू डैमेज हुआ उसके आसपास के जितने भी सेल्स है, जो जर्म सेल्स है, जहां से सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है, आपको पता है सेल वहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी माइटोसिस कभी मियोसिस, हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन है बहुत तेजी से सेल्स का प्रोलिफरेशन कराती है और उसी प्रोलिफरेशन के कारण टिपिकली वहां पर हीलिंग डेवलप होता है। इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप ओरिजिनल टिश्यू का कंप्लीट रिस्टोरेशन होना रीजनरेशन कहलाता है। याद रखिएगा, इसी के परिणाम स्वरूप ओरिजिनल टिश्यू का कंप्लीट वहां पर रिस्टोरेशन होना रीजनरेशन कहलाता है। इसलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कुछ टिश्यूज होते हैं जो कभी भी वहां पर रीजनरेट नहीं होते। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन मोस्टली डिसीज में, मोस्टली टिश्यूज के लेवल पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज डायरेक्टली रीजनरेट कराती है दोस्तों। ठीक है, प्रूव करके बताऊंगा आपको, डिसीज के लेवल पर बताऊंगा। आप जब यूज करेंगे 16 महीने में आप ही लोग प्रूव कर देंगे, हाँ सर आपने कहा था इन्फ्लामेशन में रीजनरेशन हम करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं आप लोग कराएंगे, प्रोटोकॉल मैं बताऊंगा दोस्तों। दूसरी बात, जब रिपेयर होगा ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है, यहां पर हीलिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सेम ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा और जब ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा तो डेफिनेटली आपको पता है कि वहां पर सेंटर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पूरी फाइब्रोसिस, फाइबर बन जाएंगे, जोड़ दिया जाएगा एक दूसरे से, खत्म। ठीक है, यहां पर स्कार टिश्यू या फाइब्रोसिस के कारण होता है दोस्तों रिपेयर। ठीक है, यहां पर फाइब्रोसिस होगा या स्कार टिश्यू, आप देखो स्कैब बन जाता है और स्कैब बनने के बाद जब वो रिमूव होता है तो बिल्कुल फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, ये रिपेयर, ये आपका रीजनरेशन कैसे होता है, ये हम लोग कल का चैप्टर है, कल हम देखेंगे दोस्तों।